हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 44 है जिसमें हम लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग अभी विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति उत्पादन के क्षेत्र में मशीनरी और वाष्प की शक्ति के उपयोग से जो व्यापक परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप लोगों की जीवन पद्धति और उसके विचारों में जो मौलिक परिवर्तन हुए, उसे ही इतिहास में औद्योगिक क्रांति का नाम से जाना जाता है। तो उत्पादन के क्षेत्र में मशीन का जो यूज हुआ, उसके वजह से हमारे विचारों में मौलिक परिवर्तन हुए, उसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास अधिक उपनिवेशों के कारण पर्याप्त कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई है। औद्योगिक क्रांति के तहत 18वीं शताब्दी में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ यंत्रों का भी आविष्कार हुआ। प्रत्येक व्यवसाय के लिए कारखानों तथा मशीनों का निर्माण हुआ तथा विज्ञान के उद्योग धंधों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। कृषि के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनों एवं सिंचाई आदि की व्यवस्था में सुधार हुआ, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। इन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे गाँव शहरों में गृह उद्योग कारखानों में बदल गए तथा पगडंडियाँ चौड़ी सड़कों में बदल गई थी। सामाजिक व्यवस्था में भी तेजी से परिवर्तन हुआ एवं जनसंख्या में तीव्र से वृद्धि होने लगी। तो 18वीं शताब्दी में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ यंत्रों, बहुत सारे मशीन आए, जिसके द्वारा सिंचाई में भी सहूलियत मिली और लोगों ने सिंचाई मशीन से करने लगे। बहुत सारे कारखाने बिठाए गए, गांव में सड़कें भी बनाई गई, कच्ची से पक्की सड़कें भी बनाई गई। तो बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ, सामाजिक व्यवस्था में भी तेज़ी से परिवर्तन हुआ और जनसंख्या में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। तो उसे ही औद्योगिक क्रांति कहा था और यह 18वीं शताब्दी में हुई थी। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़े के उद्योग से हुआ। तो इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़े के उद्योग से हुआ और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में हुई और इंग्लैंड में सूती कपड़े के उद्योग से हुई। 1814 ईस्वी में स्टीफेंस ने रेल के द्वारा खानों में बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप के इंजन का प्रयोग किया था। स्कॉटलैंड में मैकडम ने सर्वप्रथम पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। पुराने कृषि यंत्रों के साथ पर इस्पात के हल, ड्रेज, ड्रिल इत्यादि का प्रयोग होने लगा, जिससे उपज बढ़ी। टाउनशेंड ने हेर फेर करके फसलों के बोने की पद्धति निकाली। 1815 ईस्वी के बाद फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों में मशीनों के उपयोग से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो औद्योगिक क्रांति के शुरुआत के फलस्वरूप ही इंग्लैंड में और दूसरे देशों में भी मशीनों के उपयोग होने लगे। खेती करने के लिए भी लोग मशीनों का उपयोग करने लगे और बहुत सारी फसलों का उपजाव करने लगे। हेर फेर करके फसलों को बोने की पद्धति भी निकाल लिए। तो सर्वप्रथम एशिया के देशों में, जापान में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ था। आविष्कार, आविष्कारक और वर्ष: तेज चलने वाला शटल जॉन के ने आविष्कार किया था, 1733 ईस्वी में किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था, जेम्स हार्ब्रिज ने किया था और 1765 ईस्वी में किया था। स्पिनिंग म्यूल सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था और 1776 ईस्वी में आविष्कार हुआ था। घोड़े द्वारा चलाए जाने वाले करघा का आविष्कार कार्टराइट ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। 1815 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। औद्योगिक क्रांति की दौर में जर्मनी इंग्लैंड की प्रतिद्वंदी था। तो औद्योगिक क्रांति की जो दौर थी, उसमें सबसे पहले इंग्लैंड था। इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद जर्मनी में हुई। तो जर्मनी उसका प्रतिद्वंदी था। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के प्रारंभ में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बांटा था, जिसमें सबसे शक्तिशाली सार्डिनिया का राज्य था। इटली में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़िनी को माना जाता है। उसने यग इटली नामक संस्था की स्थापना की। गिरविटी ने कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। 1851 ईस्वी में पिडमोंट सार्डिनिया के साथ सर विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 1854 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर काबूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। एकीकरण के प्रथम चरण में काबूर ने फ्रांस की सहायता से 1858 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित कर लोम्बार्डी का क्षेत्र प्राप्त किया। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के समय ही परमा, टस्कनी, मोडेना आदि राज्यों में जनमत संग्रह के आधार पर
अपने को सार्डिनिया में मिला लिया था। यह एकीकरण का द्वितीय चरण था। एकीकरण के तृतीय चरण का श्रेय गैरीबाल्डी को दिया जाता है। गैरीबाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। तो गैरीबाल्डी को क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। तृतीय चरण में गैरीबाल्डी ने सिसिली को जीत लिया। उसके बाद नेपल्स के राजमहल में विक्टर इमैनुएल को संयुक्त इटली का शासक घोषित कर दिया था। पिडमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली का राज्य कर दिया। पहले इटली का नाम क्या था? पिडमोंट सार्डिनिया था, बाद में उसका नाम इटली पड़ा है। 1870 ईस्वी में प्रशा एवं फ्रांस के बीच युद्ध का लाभ उठाकर रोम पर अधिकार करके उसे इटली की राजधानी बनाया गया। यह एकीकरण का अंतिम चरण था। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी काबूर एवं गैरीबाल्डी को दिया जाता है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। तो इटली के एकीकरण का श्रेय किसे किसे दिया जाता है? मेजनी काबूर को और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। 23 सितंबर 1862 ईस्वी में बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सेडोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। अब हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं। जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक संघ बनाया जो राइन संघ कहा जाता है। लिप्सन के अनुसार यह इतिहास का मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। प्रशा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? प्रशा था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया था। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। 1832 ईस्वी में प्रशा ने जर्मनी के 12 राज्यों के सहयोग करके जालवरी नामक आर्थिक संगठन का निर्माण किया था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क का ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस से युद्ध करना निश्चित था। तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस से युद्ध करना निश्चित समझा था। 1832 से 1850 ईस्वी तक जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। एकीकरण के क्रम में प्रशा को डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस से युद्ध लड़ना पड़ा। 1864 ईस्वी में सेल्जविग एवं होल्स्टीन के प्रश्न पर जर्मनी का डेनमार्क से युद्ध हुआ। डेनमार्क पराजित हुआ। दोनों के बीच गैस्टिन की संधि 1865 ईस्वी में हुई। अपनी कूटनीति से बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को यूरोप की राजधानी में अकेला कर दिया। दोनों में 1866 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई एवं प्राग की संधि के अनुसार जर्मनी का राज्य भंग कर दिया गया। प्रशा का राजा विलियम प्रथम जर्मन सम्राट बना। उसे कैसर की उपाधि से विभूषित किया गया था। विलियम प्रथम का राज्याभिषेक प्रसिद्ध वर्साई के महल में संपन्न हुआ था। तो प्रशा का राजा कौन बना था? विलियम प्रथम बना था, जो कि जर्मन का सम्राट बना। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। बिस्मार्क के लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था? बिस्मार्क के लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए हुआ था। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया था। 26 फरवरी 1871 ईस्वी को शांति संधि का प्रारंभिक शर्तों पर हस्ताक्षर हुए और 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। अब हम लोग रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूस के शासक को जार कहा जाता था और क्रांति के समय रोम नहीं बन पाया था। निकोलस द्वितीय रूस का जार था। उसकी पत्नी जरीना पथभ्रष्ट पादरी रास्पुटिन के प्रभाव में थी। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1862 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया था, इसलिए उसे जार मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1862 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था, इसलिए उसे जार मुक्तिदाता भी कहा जाता है। 22 जनवरी 1905 ईस्वी के दिन जार के पास जा रहे भूखे मजदूरों के समूह पर सेना ने गोलियों बरसाई। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो 22 जनवरी 1905 ईस्वी के दिन जार के पास उनके भूखे मजदूरों का समूह जा रहे थे, जिस पर सेना ने गोलियां बरसाई और खून से लहलहान हो गए और खून की बारिश होने लगी लोगों की मृत्यु होने के कारण। उसी को खूनी रविवार कहा जाता है, क्योंकि वो उस दिन रविवार का दिन था। तो खूनी रविवार कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था।
रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध से रूस की पराजय हुई थी। 7 फरवरी 1917 ईस्वी को रूस में क्रांतिकारी का प्रथम विस्फोट हुआ। विद्रोहियों ने रोटी रोटी का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। जार की सेना ने विद्रोहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। 15 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी त्याग दी। इस प्रकार रूस से निरंकुश राजशाही का अंत हो गया। रूस में साम्यवाद की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। तो रूस में साम्यवाद की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। कालांतर में वैचारिक मतभेद के आधार पर 2 भागों में बोल्शेविक और मेंशेविक में बटा था। बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया था। इसके नेताओं में लेनिन प्रमुख था। अल्पमत वाला दल मेंशेविक कहलाया था। इसकी प्रमुख नेता केरेंस्की की था। जार के गद्दी त्यागने के बाद सत्ता मेंशेविकों के हाथ में आई। केरेंस्की प्रधान बना, परंतु सरकार जन समस्याओं को सुलझाने में असफल रही थी। इसका विरोध करने पर लेनिन को निर्वासित कर दिया गया था। अंततः बोल्शेविक ने दल प्रयोग द्वारा सत्ता पलटने की तैयारी शुरू कर दी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को सभी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया गया। केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया। बोल्शेविकों ने एक नई सरकार का गठन किया जिसका अध्यक्ष लेनिन बना और ट्राट्स्की को विदेश मंत्री बनाया गया था। विश्व इतिहास में पहली बार मजदूर वर्गों के हाथ में शासन सूत्र आया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ था। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। तो मदर की रचना किसने की थी? मैक्सिम गोर्की ने की है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई है। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजेलस। अब हम लोग इंग्लैंड में क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लैंड में 1603 ईस्वी में स्टुअर्ट राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ। इस राजवंश के शासक दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे। इंग्लैंड में चार्ल्स प्रथम के समय 1642 से 1646 ईस्वी तक गृह युद्ध चला था। तो इंग्लैंड में चार्ल्स प्रथम के समय में 1642 से 1646 ईस्वी तक गृह युद्ध चला था। गृह युद्ध के पश्चात चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई तथा चार्ल्स द्वितीय को राजा बनाया गया था। चार्ल्स द्वितीय की निरंकुशता से जनता उसके विरुद्ध हो गया। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय शासक बना। वह देवीय सिद्धांतों में विश्वास करता था तथा निरंकुश था। जेम्स द्वितीय के कार्यकलापों से 1688 ईस्वी में एक क्रांति हुई। इसे रक्तहीन क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया है क्योंकि इस क्रांति में रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी थी। तो रक्तहीन क्रांति कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना की गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा जाता है। इंग्लैंड में वर्ष 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक सप्तवर्षीय युद्ध चला था, गृह युद्ध चला था। तो इंग्लैंड में सप्तवर्षीय गृह युद्ध चला था जो कि 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था और इसको रक्तहीन क्रांति के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें एक भी बूंद खून का नहीं गिरा था। अब हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को इसका तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोनेस्टिया की राजधानी सेराजेवो में की गई हत्या थी। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 ईस्वी में किया गया था। प्रथम युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड जो थे उसकी बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या कर दी थी। इसी के कारण प्रथम युद्ध की शुरुआत हुई थी जो कि 28 जुलाई 1914 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक माना जाता है। मित्र राष्ट्रों में 26 अप्रैल 1915 ईस्वी की लंदन की गुप्त संधि द्वारा इटली के अपने गुट में शामिल किया गया था। 1882 ईस्वी में बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली का एक त्रिगुट अथवा त्रिराष्ट्र संघ बनाया था। 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। 3 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। जर्मन सेना ने बेल्जियम में प्रवेश किया तो ब्रिटेन ने 4 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी के विश्व युद्ध की घोषणा कर दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। यह युद्ध 4 वर्षों अर्थात 1918 ईस्वी तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था।
प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व में दो भागों में बटा था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में महिलाओं ने पुरुषों की अनुपस्थिति में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। इसी कारण 1918 ईस्वी में पहली बार ग्रेट ब्रिटेन में औरतों का मत अधिकार मिला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय औरतों ने पुरुषों के अब्सेंस में काम करना शुरू किया था। इसी कारण 1918 ईस्वी में पहली बार ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं को मत का अधिकार दिया गया था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली आदि। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल थे। इटली के बाद धुरी राष्ट्रों से अलग होकर मित्र राष्ट्र की तरफ मिला था। रूस की क्रांति के बाद तथा वर्साई की संधि से ही रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो रूस की क्रांति के बाद ही और वर्साई की जो संधि हुई थी उसके बाद ही रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। उसने फिर युद्ध से मुंह मोड़ लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ में तटस्थ था, लेकिन जर्मनी द्वारा ब्रिटेन के लुसितोनिया जहाज डुबाने और अमेरिका जहाज़ों को ढूंढने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में उतरा था। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में उतरा था। लुसितोनिया जहाज़ में डूबने वालों में अमेरिकियों की संख्या अत्यधिक थी, इसीलिए अमेरिका मित्र राष्ट्र के साथ मिलकर के प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई थी। 18 जून 1918 ईस्वी को पेरिस की शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 27 देशों के नेताओं ने भाग लिया था। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज एवं फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंशो की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी और कब समाप्ति हुई थी? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर ले। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि, हंगरी के साथ त्रिनाओ की संधि तथा तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की थी। मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ काफ़ी अन्यायपूर्ण वर्साई की संधि की थी, जिसके कारण पूरे विश्व को 20 वर्ष बाद पुनः एक और विश्व युद्ध में उलझना पड़ा था। तो मित्र राष्ट्रों में जर्मनी की हार हुई थी और उसके बाद उसके साथ वर्साई की संधि की गई थी, जिसमें उसने जर्मनी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 20 वर्ष बाद फिर से एक विश्व युद्ध की गई थी, जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था। युद्धोपरांत विश्व में शांति स्थापना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब की गई है? 1920 ईस्वी में की गई है। बिस्मार्क गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक था। तो बिस्मार्क गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन है? बिस्मार्क गुप्त है। काला हाथ सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। गुप्त क्रांतिकारियां संस्था कौन सी थी? काला हाथ सर्बिया, जो कि सर्बिया की थी। 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि की मांग युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी ने की थी। तो जर्मनी ने 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि की मांग युद्ध के हर जाने के रूप में की थी। 1906 ईस्वी में मोरेस्को संकट पैदा हुआ था। तो 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? मोरेस्को संकट पैदा हुआ था। तो अभी प्रथम विश्व युद्ध का भी टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चीनी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विश्व की क्रांति समाप्त हो जाएगी और कुछ देशों के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विश्व का इतिहास का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।